अरे यार, यह क्या बूंदी का रायता बना दिया। तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम वेजिटेबल रायता ही बनवा देती। क्या तुम्हें मेरी पसंद का पता नहीं है? अब जो भी है बन चुका है, अभी खा लो। माँ ने कितने प्यार से बनाया है। शाम का खाना मैं देख लूंगी। शाम का क्या देख लूंगी? हो गई आओ भगत, थोड़ी देर में ही निकलेंगे यहाँ से। इसलिए मैं तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करता। पर नहीं, तुम्हें तो मायके आने की लगी रहती है। पता नहीं तुम औरतें मायके के नाम पर पागल क्यों हो जाती हो। मायके के नाम पर तो तुम्हें पति भी नहीं दिखता। पर हम तो रात को ही जाने वाले थे ना। कह दिया ना, बस कह दिया। संचित बड़बड़ाते हुए खाना खाने लगा, पर उसने बूंदी का रायता थाली से निकालकर अलग रख दिया। देखकर नित्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कितने प्यार से माँ ने बीमार होने के बावजूद भी संचित और उसके लिए खाना बनाया, पर उसे तो बिल्कुल कद्र ही नहीं। मन ही मत नित्या सोचने लगी कि पता नहीं माँ को भी क्या है। कम से कम मेरे आने का ही इंतजार कर लेती तो मैं ही आकर खाना बना देती। पर उनकी भी क्या गलती। घर से निकलते समय फोन किया था कि मम्मी हम बस आ रहे हैं, जैसे यहाँ सब कुछ तैयार ही मिलेगा। मम्मी भी यह सोचकर तैयारी कर देती है कि कम से कम कुछ देर बैठकर बेटी से बातें कर लेगी, इसलिए पहले ही काम कर देती है। और पापा इतनी दूर मिठाइयाँ लेने गए हैं, पर ये इंसान तो कुछ भी नहीं समझता। इतने में माँ गर्मा गर्म फुलके लेकर बाहर आई और मनोहार करते हुए संचित की थाली में परोसने लगी। जितनी देर भी माँ संचित के पास खड़ी होती, उतनी देर नित्या की सांसें ऊपर नीचे होती रहती कि कहीं यह शख्स उसकी माँ को कुछ कह ना दे। जब दोबारा माँ फुलके लेकर आई तो माँ ने पूछा, बेटा खाना तो अच्छा लगा ना? हाँ मम्मी जी, खाना तो ठीक है, पर सब्जी में थोड़ा मसाला कम है, और साथ में कुछ मीठा होता तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता। पता है, जब मेरे जीजा जी मेरे ससुराल में आते हैं तो हम आगे से सारी मिठाइयाँ तैयार रखते हैं। संचित ने बड़ी बेशर्मी से कहा। सुनकर माँ के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई, पर उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, हाँ नित्य के पापा गए हैं मिठाई लेने, पर पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही है। तभी बाहर स्कूटर रुकने की आवाज़ आई तो माँ ने फटाफट दरवाज़ा खोला। देखा तो नित्या के पापा मिठाई लेकर आ गए थे। आते ही बोले, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहीं तुमने खाना तो नहीं खिला दिया? नहीं नहीं, अभी बस खाना खाने बैठे ही हैं, तो जल्दी से मिठाई भी परोस दो। बस पापा का कहना था कि माँ फटाफट रसोई में दौड़ी और एक प्लेट में मिठाई सजाकर ले आई। माँ को इस तरह भाग भाग कर काम करते देखकर नित्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर करती भी क्या। संचित ने जबरदस्ती अपने साथ ही बिठा लिया। अभी शादी 3 महीने पहले ही हुई है, इसलिए नए दामाद को नाराज नहीं किया जा सकता। यह सोचकर माँ ने उसे संचित के साथ बैठकर खाना खाने को कह दिया। इस 3 महीने की शादी में संचित जब भी ससुराल आता तो माँ पापा उसकी सेवा में हाजिर रहते। भैया भाभी तो अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं। मम्मी पापा का वहाँ मन नहीं लगता था तो वो यहीं पर रहते हैं। पर संचित में इतनी अकल नहीं कि क्यों बुजुर्गों को परेशान करना। अरे उनके घर में आगे से आगे सब कुछ तैयार रहता होगा, आखिर पूरा परिवार एक साथ रहता है। दोनों बहुएं सेवा में हाजिर रहती हैं, पर यहाँ वैसे उम्मीद करना ये तो गलत है। नित्या कुछ कहना भी चाहती तो मम्मी पापा मना कर देते। खैर, खाना होने के बाद अभी थोड़ी देर बैठे ही थे कि संचित ने जाने की जिद पकड़ ली। पापा मनुहार करने लगे, बेटा कुछ देर तो रुक जाओ, आज तो वैसे भी तुम्हारा संडे है। पर काम का बहाना कर संचित ने वहां से विदा ले ली। भारी मन से नित्या संचित के साथ वापस ससुराल आ गई। उन दोनों को इतनी जल्दी आया हुआ देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो रात को आने वाले थे ना? अरे मम्मी, इसकी मम्मी पापा को दामाद की आओ भगत करना तो आती ही नहीं है, वही सब्जी रोटी बनाकर पकड़ा दी। यह तो मुझे यहाँ पर भी मिल जाता है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता वहाँ पर।
सासू माँ ने नित्या की तरफ देखा तो वो निगाहें नीची कर अपने कमरे में चली गई, पर संचित ने अपना बोलना बदस्तूर जारी रखा। अरे हमारे यहाँ देखो, जब भी जीजाजी आते हैं तो कैसे सब उनकी सेवा में लग जाते हैं, कितनी तरह के पकवान बना देते हैं और मिठाइयाँ, उनके तो कहने ही क्या। जबकि मेरे ससुराल में क्या बनाया है, पनीर की सब्जी, दाल और रायता, वो भी बूंदी का, जो मैं खाता नहीं। और मिठाई भी खाना खा रहे थे उस समय ससुर जी लेकर आए। बाप रे, मैं तो अगली बार से नित्या को सुबह छोड़ आऊँगा और शाम को ले आऊँगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, जा तू आराम कर। वैसे भी आओ भगत करना हर किसी के बस की बात नहीं। सासू माँ ने भी संचित को समझाने की जगह यह बात रसोई में काम करती हुई बड़ी बहू विधि भी सुन रही थी। उसे नित्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। संचित शुरू से ही बड़बोला है। विधि के साथ एक दो बार ऐसी हरकतें कर चुका था जब वो अपने बड़े भाई भाभी के साथ उनके मायके गया था। तब भी घर आकर उसने विधि के मायके वालों की मेहमान नवाजी पर प्रश्न उठाया था। वो तो संचित के बड़े भाई अनुज समझदार थे, इसलिए बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, पर खुद के ससुराल में भी यही हरकतें। विधि नित्या के पास गई और उसे समझा बुझाकर रसोई में ले गई। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद ननद नीतू और उसके पति देवेश का आना हुआ। उन्हें देखकर संचित बड़ा खुश हुआ और नित्या से बोला, अब देखना मेहमान नवाजी किसे कहते हैं, अब पता चलेगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर तो तुम्हारा मुंह फूल जाता है। नित्या को संचित की बात का बहुत बुरा लगा। उसने यह बात विधि को बताई तो विधि ने कहा, फिक्र मत करो देवरानी जी, अब पता लगने ही दो, आखिर हम भी तो देखें मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। कहकर विधि ने नित्या की तरफ देखा और बस दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराकर रह गई। अभी दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी होकर बातें कर ही रही थी कि इतने में सासू माँ रसोई में आई। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बाहर देखो, दामाद जी और नीतू आए हैं। एक बार बाहर आकर उन्हें प्रणाम तो कर लो और फिर जल्दी जल्दी चाय नाश्ते की तैयारी करो। आखिर नित्या और विधि दोनों रसोई से निकलकर बाहर आई। जीजाजी और नीतू को प्रणाम कर दोनों के हालचाल पूछने के बाद दोनों ने रसोई का रुख लिया। लेकिन तभी देवेश जी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मुझे अभी आधे घंटे में ही अपनी ज़रूरी मीटिंग के लिए रवाना होना है, तो प्लीज़ नाश्ता थोड़ा जल्दी तैयार करवा दीजिए। सासू माँ ने दोनों बहुओं की तरफ देखा। दोनों समझ गई कि सासू माँ क्या कहना चाहती हैं, इसलिए दोनों ने आश्वासन दिया और रसोई में आ गई और लग गई दोनों नाश्ता बनाने में। इतने में सासू माँ रसोई में आई। कुछ ढंग का नाश्ता बनाना हमारे यहाँ दामाद को यूं सूखा सूखा नहीं रखा जाता। पर मम्मी जी, इतनी जल्दी क्या ढंग का बनेगा? पोहे बना लेते हैं और बाहर से जलेबी मंगवा लीजिए। अरे दामाद जी आज इतने दिनों बाद आए हैं तो बाहर से क्यों मंगवाएंगे, घर में ही बनाएंगे। पर जीजा जी को तो अपनी अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है ना, उन्होंने पहले ही कह दिया है, और इस तरह अचानक आए हैं तो कोई तैयारी भी नहीं है। आप कहो तो बेसन की पकौड़ी या चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, मैं संचित को ही बोल देती हूँ, वो बाहर से नाश्ता ले आएगा, तुम ये पोहे पकौड़ी रहने ही दो। सासू माँ ने संचित को बुलाकर बाहर से नाश्ता लाने के लिए कहा तो संचित ने कहा, अरे मम्मी, घर में दो दो बहुएं हैं, फिर भी नाश्ता बाहर से आएगा क्या? अरे तो घर में क्या हर चीज पहले से ही तैयार रहती है? तेरे जीजाजी इतनी जल्दी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बन पाएगा। संचित ने नित्या की तरफ देखा तो शायद मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर संचित झेप गया और चुपचाप बाहर से नाश्ता लाने निकल गया। लेकिन इन सब बातचीत में ही 10-15 मिनट निकल गए। जब तक संचित घर आया, जीजाजी अपनी मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे। उसे देखते ही नीतू बोली, क्या भाई, थोड़ा जल्दी ही आ जाते, देख तेरे जीजाजी भूखे ही मीटिंग में निकल गए। पर दीदी, हर चीज़ में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। हाँ, पर तेरे जीजाजी नहीं समझे तो मैं क्या करूं? खैर कोई बात नहीं। भाभी, आप मेरी और मम्मी का तो नाश्ता लगा दो। नीतू ने कहा
तो विधि सबके लिए नाश्ता लगा कर ले आई और सबने मिलकर नाश्ता किया। तभी सासू माँ ने कहा, दोपहर में कुछ ढंग का खाना बना लेना। बेचारे दामाद जी भूखे ही चले गए और उन्होंने कहा है कि वो दोपहर का खाना घर पर ही खाएंगे। वैसे भी उन्हें बाहर का खाना पचता नहीं है। सासू माँ की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराने लगी। विधि ने कहा, मम्मी जी क्या बनाना है आप तो मुझे ही बता दीजिए। नित्या तो रसोई में जाने से रही, वो महीने से हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लेना, तुम्हें तो वैसे भी दामाद जी की पसंद का पता है, कहकर सासू माँ नीतू से बात करने लगी। सुनकर नित्या ने विधि की तरफ देखा तो विधि ने उसे इशारा किया और रसोई में काम करने चली गई। पर ये क्या, थोड़ी ही देर बाद अचानक विधि की जोर से आवाज आई, उई माँ मर गई, उई मैं तो मर गई। आवाज सुनकर सासू माँ और नीतू रसोई में दौड़ी चली आई। देखा तो विधि जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ तुझे, भली चंगी तो रसोई में आई थी। मम्मी जी पैर स्लिप हो गया, हाय मेरा पैर, मेरी कमर। जैसे तैसे दोनों माँ बेटी विधि को सहारा देकर कमरे तक छोड़कर गई और नित्या को बोल गई, नित्या जरा इसके पैर और कमर पर आयोडेक्स मल देना, तब तक हम दोनों खाने की तैयारी करते हैं। दोनों माँ बेटी रसोई में चल दी। इधर नित्या आयोडेक्स लेकर कमरे का दरवाजा बंद कर विधि के पास आकर बैठ गई। दोनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी, लेकिन करते भी क्या। आखिरकार बताना जरूरी था कि बहुओं के दम पर दूसरों की मेहमान नवाजी करना बहुत आसान होता है। खैर दोपहर में दामाद जी घर पर आए, तब तक संचित भी घर आ गए थे। दोनों जीजा साले साथ में ही खाना खाने बैठे। इतने में नीतू ने देवेश जी और संचित को खाना परोसा। खाने को देखकर एक बार तो संचित का चेहरा भी बन गया। खाने में दाल चावल रोटी, भिंडी की सब्जी और बूंदी का रायता था। वही मीठे में सूजी का हलवा था। संचित कुछ कहता इससे पहले ही देवेश जी बोले, अरे मैं ये भिंडी की सब्जी तो खाता नहीं, आज लगता है विधि यह भूल गई। कहते हुए देवेश जी ने भिंडी की सब्जी एक कटोरे में अलग निकाल दी। अरे विधि भाभी को चोट लग गई है और नित्या भाभी रसोई में जा नहीं सकती थी, इस कारण से मम्मी ने खाना बनाया है, आज एक दिन भिंडी की सब्जी खा लो ना। नीतू ने धीरे से कहा, देखो पहली चीज तो मैं भिंडी की सब्जी खाता नहीं हूँ, तुम्हें पता था तो तुम्हें बनवानी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा ये क्या सूजी का हलवा बनाकर रख दिया है, मुझे इतना मीठा पसंद नहीं, इसे भी निकाल दो, देवेश ने कहा। सुनकर नीतू ने थोड़ी तल्खी से देवेश जी से कहा, पतिदेव मेरा मायका आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ सब कुछ आपके मन मुताबिक ऑर्डर करो और मिल जाए। सामने वाले की परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। माँ ने बुजुर्ग होते हुए भी कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है। वो कोई आज के ज़माने की मिठाइयाँ तो जानती नहीं हैं, मुझसे भी ज़्यादा मदद नहीं ली। माँ ने बाहर से भी ऑर्डर करने से मना कर दिया कि आज तो दामाद जी को मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी, और आप हैं कि। नीतू के इतना कहते ही देवेश जी चुपचाप खाना खाने लगे। हालांकि देवेश और नीतू धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लेकिन संचित तो पास ही में बैठा हुआ उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। लेकिन उसने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि जीजाजी नाराज ना हो जाएं। वह चुपचाप खाना खा रहा था। आज उसने अपनी थाली में भी बूंदी का रायता नहीं निकाला। नित्या यह सब देख रही थी और संचित उससे निगाह नहीं मिला पा रहा था। आज उसे समझ में आ गया था कि वो नित्या के माता पिता के साथ कितना गलत कर रहा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।